जो हम थे बस ब्लड सप्लाई ऑफ टेस्टिस और एपिडिडमस पे, ठीक है, उसमें मैंने आपको सारी बात बता दी थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है और जो एमसीक्यू आता है वो यही है कि भाई राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेना कैवा और लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन्स इनटू लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। अब ये जो वेरिकोसील है ना, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये मैंने एमसीक्यू आप लोगों से पूछा भी था, ठीक है। वेरिकोसील जो होती है इट इज़ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी भी करती है मेल्स में। ए वेरिकोसील देयर इज elongation and dilatation of the veins in Pemphigoform plexus. It is a common disorder found in adolescent and young adults. The great majority occur in the left side because the right testicular vein drains in the लोअर प्रेशर इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। राइट जो है वो इंफीरियर वेना कैवा में जाती है और वेयर एज लेफ्ट इन द लेफ्ट is in the left renal vein in which the venous pressure is higher. Very rarely a malignant tumor in left kidney invasion of the left renal vein may block the exit of testicular vein, ठीक है। lymphatic drainage para-aortic lymph node होगी क्योंकि on the side of the aorta at the level of L1, ठीक है। अच्छा, अब ये एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एट द लेवल ऑफ L1 है तो फिर आयोटिक मेटास्टेसिस होगी है एट विच लेवल, तो एट द लेवल ऑफ L1। नर्व्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये तो हमने भी जो है वो पूरा डिटेल में पढ़ लिया था, फिर भी एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि नर्व्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, द आर द एंटीरियर रेमाई ऑफ द लोअर thoracic एंड द first lumbar nerve. These nerves run downward and forward between the internal oblique and transverse muscle. These supply the skin, muscle, parietal peritoneum, anterior abdominal wall, the lower six thoracic nerves, bases the posterior of the rectus sheath, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि भाई ये रेक्टस शीथ की कौन सी वॉल को पियर्स करता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, तो भी पोस्टीरियर वॉल को पियर्स करता है। लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स वो कौन सी हैं, T7 से T12। द फर्स्ट लंबर नर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय इलियोहाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियोइंग्वाइनल नर्व विच डू नॉट एंटर द रेक्टस शीथ। अच्छा, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच नर्व्स the anterior abdominal nerve supply out of which nerves do not enter the rectus sheath, तो वो है iliohypogastric और ilioinguinal nerve that does not enter the rectus sheath. Instead the iliohypogastric nerve pierces the external oblique aponeurosis above the superficial inguinal ring. Ilioinguinal nerve goes through the ilioinguinal केनाल, ठीक है। तो जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है वो पियर्स कर रही है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को, और जो इलियो इंग्वाइनल नर्व है वो इलियो इंग्वाइनल केनाल से गुजर रही है, ठीक है। और ये दोनों नर्व जो हैं वो रेक्टस शीथ में से नहीं गुजरती, दे डू नॉट एंटर द रेक्टस शीथ, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि ब्लड सप्लाई द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी व्हिच इज अराइज फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड इट enters the rectus sheath. It descends behind the rectus muscle, supplies the upper central part of the anterior abdominal wall and symbiosis with the inferior epigastric artery, ठीक है। ये तो हमने पीछे शुरू में पिक्चर पढ़ ली थी। inferior epigastric is arises from the external epigastric artery above the inguinal canal medial to the deep inguinal ring rectus sheath. It descends behind the rectus muscle and supplies the lower central thoracic anterior abdominal wall in symbiosis with superior epigastric artery. ये सारी आर्टरीज और ब्लड सप्लाई हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको फास्ट पढ़ाऊंगी। डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज अबाउट द वैक्सीनल इलियक आर्टरी रन्स अपवर्ड लेटरली एंड टुवर्ड्स द सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। Okay, the deep cervical spine artery is the external iliac artery, run upward laterally and anterior superior iliac spine towards and supplies the lower lateral part of it and abdominal wall. The lower two-third posterior intercostal from descending thoracic aorta and 4 lumbar arteries, ठीक है। अभी इसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई लोअर टू पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज कहाँ से आती हैं, वो आती हैं डिसेंडिंग एओर्टा से एंड द 4 लंबर आर्टरीज, ठीक है, फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा सप्लाइज द लेटरल पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सर्कल सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेरेंटल आर्टरी, दीज आर ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी। द सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन्स, आर्टरीज ड्रेन द इंटरनल थोरेसिक एंड एक्सटर्नल इलियक वेन्स। तो जो अब जहाँ से आ रहा था वो ऑब्वियसली उस एरिया को ही ड्रेन करेगा ना, ठीक है। जो सुपीरियर थी वो आती थी इंटरनल थोरेसिक से और जो इंफीरियर थी वो किसकी ब्रांच थी, एक्सटर्नल इलियक की ना। और डीप सर्कमफ्लेक्स भी एक्सटर्नल इलियक की थी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक भी एक्सटर्नल इलियक की थी, दोनों उसी की थी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स ड्रेन्स इनटू एजाइगस वेन एंड द लंबर वेन्स ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। पोस्टीरियर जो इंटरकॉस्टल है वो एजाइगस में जा रही हैं और लंबर वेन्स जो जा रही हैं वो इंफीरियर वेना कैवा। द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक सर्कमफ्लेक्स सुपरफिशियल पोडेंडल वेन्स ड्रेन इनटू ग्रेट सेफिनस वेन वेयर देयर इनटू
into the femoral vein, ठीक है. The thoracoepigastric vein is the name given to the anastomosis between the lateral thoracic vein and the superficial epigastric vein. ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा भी था, ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो. विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्रेट सेफिनियस वेन, और आप लोगों ने कोई और वेन चूज़ की थी. द वेन प्रोवाइड्स द ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर द वेनस ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड एंड प्रीवियसली एज प्रीवियस नोटेड. अगर ये दोनों में से कोई भी बंद हो जाएगी तो ये थोरैको एपिगैस्ट्रिक जो है वो ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करती है, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्रेट सेफिनियस वेन. लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, द क्यूटेनियस लिम्फेटिक सप्लाई. अच्छा, मैं जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स होंगी एमसीक्यू से रिलेटेड और जो एनाटमी से रिलेटेड वो कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा. बाकी जो भी पिक्चर्स हैं ये इस बुक में हैं, जो नीडेड होंगी मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी. द क्यूटेनियस लिम्फेटिक सप्लाई अबव द लेवल ऑफ इम्ब्लाइकस, हमने पढ़ा था एंटीरियर एक्सिलरी में जाएगी, और जो पोस्टीरियर और जो लोअर टू थी वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल में. द डीप इंग्वाइनल लिम्फ वेसल्स फॉलोज द आर्टरीज एंड ड्रेन इनटू इंटरनल थोरैसिक एंड एक्सटर्नल इलियक एंड द पोस्टीरियर पोस्टरनल अपैराटिक. अच्छा, ये इन्होंने देखो क्या लफ्ज़ बोला हुआ है, समझ आइए आपको. इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो एक्सरी और सुपरफिशियल जो फॉलो कर रही है वो वेन्स का फॉलो कर रही है, और जो डीप है वो आर्टरीज का फॉलो कर रही है पाथवे. पेरिटोनियम. पेरिटोनियम इज अ सीरस मेम्ब्रेन दैट लाइंस द एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेल्विक कैविटी एंड दैट क्लोथ्स द विजरा. क्लोथ्स मतलब कि उसके ऊपर होती है. द पेरिटोनियम कैविटी कैन बी रिगार्डेड एज अ बलून अगेंस्ट द विच ऑर्गन प्रेस्ड from the outside. The parietal layer lines the wall of the abdominal wall and the pelvic cavity and the visceral layer covers the organs. ठीक है, विजुअल ऑर्गन्स को कवर करती है, उसके दरमियान में एब्डोमिनल कैविटी, उसमें पेरिटोनियल कैविटी होती है, बाहर का होती है पेराइटल लेयर. द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पेरिटल एंड विजरा इज पेरिटोनियल कैविटी. अच्छा, ये एमसीक्यू मैंने आप लोगों से पूछा था. इन मेल्स देयर इज अ क्लोज कैविटी, और मेल्स में ये क्लोज कैविटी होती है. फीमेल्स में कम्युनिकेट करती है एक्सटीरियरली थ्रू एक्सट्राइन ट्यूब्स एंड यूट्रस एंड विजाइना. ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है. द पेरिटोनियल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द ग्रेटर सैक एंड द लेसर सैक. द ग्रेटर सैक इज द मेन कंपार्टमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द डायाफ्राम डाउन द पेल्विस. अच्छा, ग्रेटर सैक को क्या कह रहे हैं, जो डायाफ्राम से, भाई ये डायाफ्राम है और ये हमारे पास पेल्विस. अच्छा, ये आप सपोज कर लें ये डायाफ्राम है, ये पेल्विस है, इसके दरमियान में जो भी है वो है ग्रेटर सैक, ठीक है. द लेसर सैक इज स्मॉलर एंड लाइज बिहाइंड द stomach. The greater and lesser sac are in the free communication with the another opening called epiploic foramen. The peritoneum secretes a small amount of serous fluid that lubricates the peritoneal surface and facilitates the free movement of the viscera. उसके बाद कह रहे हैं कि भाई पेरिटोनियल लिगामेंट्स ओमेंटा और मिजेंट्रीज. द पेरिटोनियल लिगामेंट्स ओमेंटा एंड मिजेंट्री एंड परमिट्स द ब्लड वेसल लिम्फ वेसल्स एंड द नर्व्स टू द विजरा. अच्छा, ये जो पेरिटोनियल कैविटी है ये क्या है, भाई थिकनिंग ऑफ पेरिटोनियम ही पेरिटोनियल कैविटी लिगामेंट्स बना रही है, ठीक है. पेरिटोनियल लिगामेंट्स आर द टू लेयर फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम. देखा, वो उसी के फोल्ड्स है पेरिटोनियम के. डेट कनेक्ट्स द सॉलिड विजरा विद द एब्डोमिनल वॉल्स. एब्डोमिनल वॉल्स को कनेक्ट करते हैं विद द विजरा, ठीक है. द लिवर फॉर एग्जाम्पल इज कनेक्टेड टू द डायाफ्राम बाय द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट एंड द राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट. ये भी हम पिक्चर आगे देखते हैं. मैं बल्कि आपको अभी ही दिखा देती हूँ. ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है जो लिवर को कनेक्ट कर रहा है विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. ये भी एमसीक्यू आता है कि कौन सा लिगामेंट कनेक्ट करता है लिवर को विद एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट. ये इसका ट्रायंगुलर लिगामेंट है, और इसका कोरोनरी लिगामेंट, ये इसका कोरोनरी लिगामेंट है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं ओके, तो फिर अब हम हैं ओमेंटा पे. ओमेंटा और टू लेयर डबल लेयर्ड पेरिटोनियम कनेक्ट्स द स्टमक विद एन अदर विस्कस, ठीक है. अगर आपसे कोई पूछे भाई व्हाट इज़ ओमेंटा, तो ओमेंटा को आपने दिमाग में रखना है कि भाई ओमेंटा मीन्स स्टमक, ठीक है. स्टमक को कोई भी चीज़ अदर विजरा से कनेक्ट कर रही है तो वो ओमेंटा कहलाएगी, ठीक है. पेरिटोनियम की वो वाली लेयर जो स्टमक को अदर विस्कस या विजरा से कनेक्ट कर रही है उसको आप ओमेंटा कहते हैं, ठीक है. अब टू टाइप्स ऑफ ओमेंटा है, ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम. ग्रेटर ओमेंटम का क्या काम है, कनेक्ट्स द ग्रेटर कर्वेचर. ग्रेटर कर्वेचर ये है ना, ये इसका लेसर कर्वेचर है और ये इसका ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है. इट कनेक्ट्स द ग्रेटर कर्वेचर विद द ट्रांसफर्स कोलॉन. अब आपको दिखाऊंगी मैं ट्रांसफर्स कोलॉन, ठीक है. अब आपका ये ग्रेटर ओमेंटा है. ग्रेटर ओमेंटा कनेक्ट्स द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक टू द ट्रांसफर्स कोलॉन. ये मैंने हल्का सा नज़र आ रहा होगा कलर किया हुआ पेंसिल से ना. तो जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक ट्रांसफर्स कोलॉन, ये पूरी ट्रांसफर्स कोलॉन के साथ कनेक्ट हो रहा है
ये देखें सारा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भाई इट हैंग्स डाउन लाइक अ एप्रन, ठीक है, जैसे एप्रन पहनते हैं ना, ये एप्रन की तरह इसके ऊपर होता है। फ्रंट ऑफ द कॉइल टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज फोल्डेड बैक ऑन इटसेल्फ, और अपने पीछे साइड पे स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल के साथ जाके लगता है और अपने पीछे फोल्ड भी हो जाता है, ठीक है, फोल्डेड बैक इन इटसेल्फ। द ग्रेट लेसर मोमेंटम सस्पेंड द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक टू द फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम एंड द पोर्टा हेपेटिस ऑफ द लिवर। अच्छा, ये भी एक एमसीक्यू है कि भाई लेसर ओमेंटम जो है और लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक का वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, वो लिगामेंटम वेनोसम और पोर्टा हेपेटिस ऑफ द लिवर के साथ। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये है लिगामेंटम वेनोसम और ये है आपका पोर्टा हेपेटिस। किधर गया है पोर्टा हेपेटिस? ये होता है ना पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट, इन तीनों को मिला के आप पोर्टा हेपेटिस कहते हो। तो ये पोर्टा हेपेटिस हो गया, ये आपका लिगामेंटम वेनोसम हो गया, ठीक है, ये आपका सारा लिगामेंटम वेनोसम जा रहा है, ठीक है। तो लिगामेंटम वेनोसम और पोर्टा हेपेटिस, इसके साथ जो इसका लेसर कर्वेचर है, ये देख लें आप, ये लेसर कर्वेचर है, ये लेसर कर्वेचर है, और इसके साथ जो लेसर ओमेंटम है यहाँ से जा रही है, मोमेंटम क्या है, जो भी स्टमक कनेक्ट हो रहा है विद द अदर विजरास, ठीक है, पेरिटोनियल लेयर ऑफ द पेरिटोनियल लेयर विच कनेक्ट्स द स्टमक टू अदर विजरा इज कॉल्ड ओमेंटा। और लेसर ओमेंटम कौन सा, जो लेसर कर्वेचर के साथ है, ग्रेटर ओमेंटम जो ग्रेटर कर्वेचर के साथ है। लेसर ओमेंटम का क्या सीन है कि भाई वो लेसर ओमेंटम लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के साथ कनेक्ट होकर पीछे की साइड पे जो इसकी एंटीरियर साइड है और पोस्टीरियर साइड है, ये वाली, ठीक है, इसकी पोस्टीरियर साइड पे जाके पोर्टा हेपेटिस और लिगामेंटम वेनोसम के साथ कनेक्टेड है। लिगामेंटम वेनोसम क्या होता है, एम्ब्लाइकल वेन का रेमिनेंट है, ठीक है। द गैस्ट्रोस्प्लीनिक ओमेंटम कनेक्ट्स द स्टमक टू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। अब इन्होंने यहाँ पे हमारे पास स्प्लीन तो शो ही नहीं की हुई, और ये इन्होंने स्प्लीन यहाँ पे शो की हुई है, ये स्प्लीन शो की हुई है, ये हमारे पास स्टमक है। गैस्ट्रोस्प्लीनिक आपको नाम से पता चल रहा है कि भाई गैस्ट्रो स्टमक है और स्प्लीन है, तो जो स्प्लीन और गैस्ट्रिको दोनों में आपस में मोमेंटम कर रही है कनेक्ट, तो वो है गैस्ट्रोस्प्लीनिक मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद आता है मिजेंट्रीज। मिजेंट्री डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम कनेक्टिंग द इंटेस्टाइन। अच्छा, मिजेंट्री में आपने वर्ड यूज़ करना है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को याद रखना है, और मेंटा में आपने क्या वर्ड याद रखना है, स्टमक। तो मिजेंट्री क्या कर रही है, स्टमक इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर रही है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, ठीक है। द मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसवर्स कोलॉन एंड द सिग्माइड मीजोकोलॉन, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है। लेसर सैक लाइज बिहाइंड द स्टमक एंड द लेसर ओमेंटम। अब लेसर सैक से पता ही चल रहा है कि ये एक सैक है जो कि लेसर ओमेंटम के पीछे है। जैसे कि ये हमारे पास हमने बताया था कि ये लेसर ओमेंटम है, यहाँ से लेसर कर्वेचर से पोर्टा हेपेटिस और लिगामेंटम वेनोसम को कनेक्ट कर रहा है। इसके पीछे स्टमक और लेसर ओमेंटम के पीछे जो स्पेस है आप उसको लेसर सैक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भाई इट एक्सटेंड्स अपवर्ड एंड द अपवर्ड एज अ डायाफ्राम। अच्छा, ऊपर आपको पता है कि डायाफ्राम है, डाउनवर्ड क्या है भाई, ग्रेटर ओमेंटम है। ग्रेटर ओमेंटम कैसे डाउनवर्ड है, अब आप ये देखें, ये आपका ग्रेटर सैक हो गया, लेसर सैक हो गया, ये पीछे पूरा हो गया। अब उसने बताया कि ऊपर आपके पास डायाफ्राम है, ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई ऊपर डायाफ्राम है, नीचे क्या है, नीचे अब ये जो नीचे अब लेसर ओमेंटम है और नीचे इसके कौन है, ग्रेटर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर के नीचे क्या है, ग्रेटर ओमेंटम। तो आप क्या कहोगे भाई, लेसर सैक है स्टमक, लेसर ओमेंटम, इनके पीछे लेसर सैक है, और लेसर सैक जो है उसके डाउनवर्ड कौन है, इसके डाउनवर्ड है ग्रेटर हमारे पास, ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम। द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द सैक इज फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। लेफ्ट साइड पे हमें पता है स्प्लीन है, अभी हमने बताया था गैस्ट्रोस्प्लीनिक ओमेंटम भी है, और स्प्लीनिक रीनल लिगामेंट है। अब जैसे ये देखें, ये है हमारे पास, ये देखें यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ, ये अब आपके पास लेसर सैक है, ठीक है, ये आपका पास स्टमक है, ये उसने बना दिया है हमारे पास ये हमारी पोर्टल वेन है, और ये सारा कुछ पोर्टा हेपेटिस हो गया ये, ठीक है, पोर्टा हेपेटिस, और ये पूरा आपका लेसर सैक हो गया। और लेसर सैक का उसने बताया कि भाई ये उसके पीछे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है, ठीक है, और उस लेफ्ट मार्जिन जो है वो गैस्ट्रोस्प्लीनिक ओमेंटम बना रहा है, स्प्लीन बना रहा है, और स्प्लीनिको रीनल लिगामेंट बना रहा है। ये किडनी और स्प्लीन के दरमियान में जो लिगामेंट होगा वो हमारे पास स्प्लीनिको रीनल लिगामेंट होगा, ठीक है। अब
द राइट मार्जिन ओपन्स इनटू द ग्रेटर सैक द मेन पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द एपीप्लोइक फोरामेन। अब ये हो गई आपकी लेफ्ट मार्जिन, पूरी समझ आ गई। उसके बाद अब आप इसकी बात करेंगे, राइट मार्जिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राइट मार्जिन पे आपने उसने बता दिया कि भाई राइट मार्जिन ओपन हो रही है ग्रेटर सैक में। ग्रेटर सैक क्या है भाई? ग्रेटर सैक जो है वो हमारा स्टमक के ग्रेटर ओमेंटम के पीछे वाला जो है वो आपका ग्रेटर सैक है। ठीक है, अब ये आपकी हो गई, ये आपका हो गया, इधर इन्होंने बताया है ये आपका पूरा ग्रेटर सैक हो गया। ठीक है, ग्रेटर सैक आपका ये पूरा, ये देखें ये उन्होंने बनाया हुआ है, ये आपका पूरा ग्रेटर सैक हो गया जो ग्रेटर कर्वेचर के पीछे है ना, जो आपके ग्रेटर कर्वेचर के पीछे है वो ग्रेटर सैक है। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि जो ग्रेटर सैक है और जो लेसर सैक है, हाउ दे आर गेटिंग कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू एपीप्लोइक फोरामन। ठीक है, और अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट मार्जिन, जो राइट मार्जिन है, जैसे ये राइट मार्जिन है ना, इसकी आप सोच रहे हैं कि भाई राइट मार्जिन है लेसर सैक की, जो राइट मार्जिन है वहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है, ग्रेटर सैक। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी मार्जिन से, तो लेसर सैक और ग्रेटर सैक ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू एपीप्लोइक फोरामेन, और वो लेसर सैक की राइट साइड की मार्जिन होती है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जो कि है एपीप्लोइक फोरामेन। ये तो हर बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज ऑफ द एपीप्लोइक फोरामेन। अब हम पढ़ेंगे बाउंड्रीज एपीप्लोइक फोरामेन, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा ही पूछी जाती हैं। एंटीरियरली वो कह रहा है कि आपके पास फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम है, बाइल डक्ट है, हेपेटिक आर्टरी है। ठीक है, ये सब कुछ इसके एंटीरियरली है, मतलब कि इसके आगे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप सपोज करें कि भाई ये एपीप्लोइक फोरामेन है, राइट ग्रेटर सैक से और लेसर सैक से कम्युनिकेट हो रहा है, तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एंटीरियरली पोर्टा हेपेटिस पड़ी हुई है, पोस्टीरियरली इसके इंफीरियर वेना कैवा पड़ी हुई है। ठीक है, और इसके जो सुपीरियरली क्या पड़ा हुआ है, सुपीरियरली इसके कॉर्डेट पार्ट ऑफ द लिवर पड़ा हुआ है, और इंफीरियरली इसके फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। ठीक है, ये सुपीरियरली ले लो आप, ये इन्फीरियरली है, और ये एंटीरियरली है, और ये पोस्टीरियरली है। ठीक है, अब आपने जो एपीप्लोइक फोरामेन है उसको बहुत अच्छे से याद करना है। इसकी बहुत अच्छी पिक्चर है मेरे पास, वो मैं आपको वो भी शेयर कर देती हूँ कम्युनिटी में। सारा कुछ मैं शेयर करती हूँ जो पिक्चर्स आपकी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं पेरिटोनियल रिसेस, स्पेसेस एंड गटर्स। ये जो गटर्स हैं इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी सारी है, जो सर्जरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि वो पूछेंगे भाई सर्जरी हो गई है, ये वाली सर्जरी वो वाली सर्जरी, जो बड़ी मतलब कि फॉर एग्जांपल सिस्टेक्टमी हो गई है, या कोई इंटेस्टाइनल हुआ है, कोई इशू है, मतलब जैसे कि टाइफाइड की परफोरेशन में हो जाता है, कोलेसिस्टेक्टमी हो गई है, या कोलोस्टमी हो गई है, ये सारे कुछ जो हो गए हैं इनमें ड्रेन किधर डलेगा, और जो या फिर पेरिटोनियल फ्लूइड या जो कहाँ पे जाएंगे, कौन से गटर में जाएंगे। ठीक है, तो ये है पेरिटोनियल रिसेस, स्पेसेस एंड गटर्स, ड्यूटेनल रिसेसेस, सीकल रिसेसेस, स्पेसेस एंड द गटर्स। ठीक है, क्लोज टू ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन देयर इज स्मॉल पाउचेस ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड सुपीरियर ड्यूडेनल रिसेस। ये तो आपको पता चल रहा है कि भाई ड्यूडेनल है तो ड्यूडेनल रिसेस होगी। ठीक है, ये आपका ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम है और ये जेजुनम है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये आप सपोज ये आपका ये हो गया ना, ये ड्यूडेनोजेजुनल फ्रैक्चर है, तो ये आपका ड्यूडेनम है, ये आपका जेजुनम है। इन दोनों के दरमियान के इनके पीछे जो रिसेस है उसको आप ड्यूडेनोजेजुनल रिसेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई इन्फीरियर ड्यूडेनल रिसेस, पैराड्यूडेनल रिसेस जो उसके पीछे पड़ी होगी, जो उसके नीचे पड़ी होगी, और जो उसके पोस्टीरियरली पड़ी होगी, जो उसके पास पड़ी होगी, और जो उसके इन्फीरियरली पड़ी होगी, इन सबको ये नाम हो जाएगी उनकी अकॉर्डिंग टू पोजीशंस। उसके बाद कह रहे हैं सीकल रिसेसेस, फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम क्लोज टू द सीकम इज कॉल्ड द पेरिटोनियल रिसेस कॉल्ड द सुपीरियर इलियोसीकल रिसेस, इन्फीरियर इलियोसीकल रिसेस एंड रेट्रोसीकल रिसेस। ठीक है, ये है ना आपकी, ये आपकी रेक्टम है, और ये आपकी इलियम है। ठीक है, ये रेक्टम और इलियम, इनके दरमियान में जो पीछे रिसेसेस हैं वो सारी इलियोसीकल है, रेक्टोसीकल है। जो सीकम और इलियोसीकल ये वाली हो गई, ये इलियोसीकल रिसेस हो गई, ये रेक्टोसीकल रिसेस हो गई। और कौन सी रिसेस है,
सुपीरियर, इन्फीरियर और रेक्टोसिकल, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसकी एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। अब आपने ये सही से देखना है, जो बॉक्सेस है ना एनाटमी के, स्नेल के, इसमें से एमसीक्यूज़ उठ उठ के आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। निगलेक्ट नहीं करना आप लोगों ने। पैराकॉलिक गटर, पैराकॉलिक का क्या मतलब है भाई जी? कोलन के पास जो गटर होगा वो पैराकॉलिक गटर होगा। लाई ऑन द लेटरल एंड द मीडियल साइड ऑफ द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग कोलन। ये भाई असेंडिंग कोलन है आपकी, ये डिसेंडिंग कोलन है आपकी। इसके लेफ्ट राइट में मीडियल या लेटरल कह दो या लेफ्ट राइट कह दो, तो उनके पास जो है वो पैराकॉलिक गटर हो गए। पैरा का मतलब होता है पास, ठीक है। उसके बाद दे प्रोवाइड द चैनल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। वो जो पेरिटोनाइटिस हो जाता है ना, उसके बाद जो पेरिटोनाइटिस हो जाता है और कहते हैं कि भाई फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, या तो वो सारी चीज़ों को इन्हीं जाके रिसेसेस या गटर्स में जाके ये वहाँ पे स्टे करते हैं। सब फ्रेनिक सब स्पेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है। सब फ्रेनिक स्पेस लाइज बिटवीन द डायाफ्राम, लेवर। अच्छा अब ये आपका लेवर है, ये आपका लिवर है, ठीक है। और वो आपको वर्ड क्या बता रहा है? सब फ्रेनिक। सब फ्रेनिक, फ्रेनिक कौन है भाई? डायाफ्राम है, फ्रेनिक नर्व उसको पास कर दिया तो उसको आप फ्रेनिक बोलोगे, सब फ्रेनिक स्पेस। तो ये आपका फॉर एग्जांपल डायाफ्राम इसके ऊपर पड़ा हुआ है और ये आपका लिवर पड़ा हुआ है, तो डायाफ्राम के नीचे या लिवर के ऊपर या डायाफ्राम और लिवर के दरमियान में जो स्पेस है उसको आप सब फ्रेनिक स्पेस कहते हो। कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। दे आर कॉल्ड द, मतलब एक मतलब उसके जो राइट पे या लेफ्ट पे और इंटीरियर और पोस्टीरियर साइज स्पेसेस को आपने ऐसे डिवाइड किया हुआ। क्लिनिकली दिस स्पेस इंपॉर्टेंट फॉर दे प्रोवाइड द साइट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द पस, ठीक है। और इसमें अच्छा तो इसकी इम्पॉर्टेंस सब फ्रेनिक स्पेस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस यही है कि भाई इसके अंदर एंटीरियरली अगर पेनक्रियास या ड्यूडिनम का कोई भी, ये ड्यूडिनम है, ठीक है, ये पेनक्रियास है, इन दोनों में से किसी का भी रप्चर होगा तो ये जो सब फ्रेनिक स्पेस है जो आगे है एंटीरियर, जो एंटीरियर सब फ्रेनिक स्पेस है ना, एंटीरियर सब फ्रेनिक स्पेस, इसमें चले जाएंगे, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये एमसीक्यू है ना, ये एमसीक्यू है यही कि भाई रप्चर ऑफ ड्यूडिनम और द पेनक्रियास, ठीक है। पोस्टीरियरली वो जाएंगे लेसर सैक में और इंटीरियरली जाएंगे पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस में या राइट गटर में। अगर वो खड़ा बंदा है तो उसके राइट गटर में चला जाएगा, राइट इलिक फोसा जिसको कहते हैं, राइट इलिक फोसा में चला जाएगा, ठीक है। अगर वो खड़ा हुआ है, ग्रेविटी पुल है, नीचे चला जाएगा, ठीक है। और अगर वो स्पाइन पोजीशन में अगर वो लेटा हुआ है तो पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आएंगे इसके ऊपर नर्व सप्लाई ऑफ पेरिटोनियम। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई कि भाई पेरिटोनियम, जो पैरेटल पेरिटोनियम है ना, वो सेंसिटिव टू पेन, टेम्परेचर और टच और प्रेशर होती है बाय लोअर 6th thoracic नर्व फर्स्ट नंबर 1। द पैरेटल नर्व इज इन द पेल्विस इज मेनली सप्लाइड बाय ऑब्चुरेटेड नर्व, पैरेटल पेरिटोनियम इन द पेल्विस, ठीक है। अब ये देखें ना, ये उसने आपको एक एमसीक्यू बताया है जिसमें हम ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे। अब वो क्या बोलेगा बंदा? अब जिस बंदे ने याद किया होगा कि भाई पैरेटल पेरिटोनियम को सप्लाई करता है लोअर 6th thoracic नर्व और फर्स्ट नंबर नर्व, तो अब जैसे वो अगर बोलेंगे कि भाई एक बंदे को स्टैब वूंड है इन द पेल्विस, स्टैब वूंड इन द पेल्विस, पैराइटल पेरिटोनियल नर्व सप्लाई विल बी, तो उसमें ऑप्शंस में उन्होंने लोअर 6th thoracic नर्व दिया होगा, फर्स्ट नंबर नर्व दिया होगा और ऑब्चुरेटर नर्व दिया होगा, और उसके अंदर आंसर होगा ऑब्चुरेटर नर्व, क्योंकि पेल्विस की ऑब्चुरेटर नर्व के थ्रू है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं आंखें खोल के, जहाँ पे भी ट्विस्ट आ जाए ना, जहाँ पे भी ट्विस्ट आ जाए, जहाँ पे भी कोई नॉर्मल चीज़ से डिफरेंट चीज़ हो, एमसीक्यू सिर्फ उसी का ही बनता है, सीधी लाइनों का एमसीक्यू नहीं बनता। अब देखें ये भी ट्विस्ट वाली बात है। अब ट्विस्ट वाली बात ये है कि पैराइटल पेरिटोनियम की इनर्वेशन बाय सोमैटिक नर्व पेन इन्वॉल्विंग इन दिस एरिया सोमैटिक नर्व एंड प्रिसाइसली लोकलाइज एंड इट इज़ यूजुअली स्वेयर। अच्छा अब वो बोलेंगे कि भाई एक बंदे को पेप्टिक अल्सर है, उसकी नर्व सप्लाई कौन लेके जा रहा है? तो उसकी नर्व सप्लाई जो है वो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स लेके जा रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलें कि उसके कंटेंट्स, जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है ना, उसके जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है उन्होंने पेरिटोनियल इरिटेशन कर दी है। जब वर्ड यूज़ हो गया ना पेरिटोनियल इरिटेशन का, पेरिटोनियल पेन या पेरिटोनियल इरिटेशन,
तो आपने फिर इंटरकॉस्टल नर्व्स करना है, ठीक है। लाइन को आंखें खोल के ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आप ये देखें, ये वाला MCQ। अब वो बोलेगा कि भाई आप मुझे बताएं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की नर्व सप्लाई क्या है। अगर उसने कह दिया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की नर्व सप्लाई, सिंपल, उसका आंसर था T7 से T12 प्लस L1। लेकिन अगर उसने आपको बोल दिया है कि भाई मिड गट की नर्व सप्लाई बताएं, वो T8 से T12 है, फोर गट की T5 से T9 है, हाइंड गट की लंबर स्प्लैंकनिंग L1 L2 है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जिसमें आपने फोकस करना है वर्ड को, क्या उसने लिखा हुआ है। अब इसमें अगर उसने पूछ लिया है कि भाई बंदे को पेन हो रही है, पेन किस वजह से हो रही है, पेन जो होती है वो आपकी पैराइटल पेरिटोनियल सप्लाई लेके जाती है। विसरल इज़ सेंसिटिव टू ओनली स्ट्रेच, विसरल इज़ ओनली सेंसिटिव टू स्ट्रेच, ठीक है। इट इज़ पुअरली लोकलाइज्ड, ये जो है वो स्वेयर होती है और प्रिसाइजली लोकलाइज्ड होती है। आपको आप पिन पॉइंट करके बताओगे भाई मुझे यहाँ पेन हो रही है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल विजरा, तो भाई स्टमक है, डायलेटेड एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ रफली J शेप्ड है, ठीक है। इट हैज़ ओपनिंग, कार्डिक एंड है, पैलोरिक एंड है, 2 कर्वेचर्स हैं। ये सारी बातें बच्चों वाली हमें सारी पता हैं, ठीक है। फंडस है, फंडस डोम शेप होता है, प्रोजेक्ट अपवर्ड होता है, लेफ्ट कार्डिक कर्वेचर, इट इज़ फुल ऑफ गैस, यूजुअली फुल ऑफ गैस। बॉडी एक्सटेंड द कार्डिक ऑरिफिस, ये जो अपर ऑरिफिस है इसको आप कार्डिक ऑरिफिस भी कहते हो, ठीक है। Cardiac orifice into the incisura angularis, a constant notch in the lower part of the lesser curvature। अब lesser curvature है ना, ये lesser curvature है, ठीक है। lesser curvature है, इसके अंदर ये जो नॉच है, ये नॉच नज़र आ रही छोटी सी नॉच, ये अब इतनी यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी है स्टमक, ठीक। ग्रेटर कर्वेचर से, ग्रेटर और कार्डिक ऑरिफिस से इंसाइसूरा एंगुलरिस तक जो इंसाइसूरा है ये नॉच है, ये आपका पाइलोरस है, और पाइलोरस से ये पहले आती है, पाइलोरिक एंट्रम के अंदर है इंसाइसूरा, और पाइलोरस के पीछे, पाइलोरस के पीछे और पाइलोरस एंट्रम के अंदर है इंसाइसूरा एंगुलरिस, ठीक हो गया। उसके बाद पाइलोरिक एंट्रम इज एक्सटेंड फ्रॉम द इंसाइसूरा एंगुलरिस टू द पाइलोरस, ठीक है। अब वो स्टार्ट क्या है, पाइलोरस, तो पाइलोरस एंट्रम को आप बोलेंगे इंसाइसूरा एंगुलरिस हैज़ द पाइलोरस एंट्रम हैज़ द इंसाइसूरा एंगुलरिस। पाइलोरस इज द मोस्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द मोस्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द स्टमक है, ठीक है। इट इज हैज़ थिक मस्कुलर वॉल इज कॉल्ड पाइलोरिक एंट्रम एंड द कैविटी ऑफ पाइलोरस इज कॉल्ड पाइलोरिक कैनाल। अच्छा ये पाइलोरिक कैनाल हो गई, ठीक है। ये आपका पाइलोरस है, मस्कुलर वॉल है जो आपका मस्कुलर, आप कह सकते हैं कि भाई मस्कुलर स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर कह दो आप, पाइलोरिक स्फिंक्टर कह दो, ठीक है। अब जो वो कह रहे हैं द कैविटी ऑफ द पाइलोरस, ये पाइलोरस है, इसकी अंदर जो कैविटी है, ये वाली कैविटी, इसके अंदर जो कैनाल है आप उसको बोल दोगे, कैविटी को बोल दोगे पाइलोरिक कैनाल। द लेसर कर्वेचर फॉर्म्स अ राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक एंड इज कनेक्टेड टू द लिवर विद लेसर मोमेंटम। ये देखो भाई ये राइट है, ये लेफ्ट है इसका, ठीक है। लेफ्ट ग्रेटर कर्वेचर बना रहा है, राइट वाला इसका जो है वो लेसर कर्वेचर बना रहा है। ग्रेटर कर्वेचर इज मच लॉन्गर देन लेसर कर्वेचर, एक्सटेंड लेफ्ट ऑफ द कार्डिक ऑरिफिस एंड फंडस एंड गैस्ट्रोस्प्लीनिक मोमेंटम एक्सटेंड द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्प्लीन। अब ये आपका ग्रेटर कर्वेचर है, और ये जो स्प्लीन से पीछे है मैंने आपको बताया था कि बना रहा है ये वाला, ये इसके गटर से स्प्लीन में जा रहा है, तो ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट हो गया, ठीक है। ओमेंटम कह दो, लिगामेंट कैन डू एक्सटेंड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर टू स्प्लीन, द ग्रेटर ओमेंटम एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर टू द ट्रांसवर्स कोलॉन। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कह रहा है कि भाई द एसोफेगस एंटर द स्टमक एट द कार्डिक ऑरिफिस, no anatomic sphincter is demonstrated here, the physiological mechanism prevent the regurgitation of the stomach contents into the esophagus। अच्छा अब आपसे बोले ना फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर कौन सा है, ऑरिफिस कौन सा है, तो भाई आप तो बोलोगे कि भाई ये स्फिंक्टर जो है वो इधर भी है, गैस्ट्रिक एसोफिजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो एसोफिजियल स्फिंक्टर ये भी है, और ये तो हमें पता ही है कि भाई ये गैस्ट्रोडुडेनल स्फिंक्टर है, ठीक है। 2 स्फिंक्टर है ना, गैस्ट्रोडुडेनल स्फिंक्टर और गैस्ट्रो एसोफिजियल स्फिंक्टर। तो जो असल में जो पाइलोरिक स्फिंक्टर जिसको आप कहते हो, जो गैस्ट्रोडुडेनल स्फिंक्टर है, इट इज़ द रियल स्फिंक्टर। ये फिजियोलॉजिकल है कि भाई बॉडी में मतलब सच में असल में एग्जिस्ट कोई स्फिंक्टर नहीं करता, लेकिन एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो स्टमक है आपके कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस बैक फ्लो नहीं होता, इसीलिए तो रिगर्ज होना इसमें आसान है। ड्यूडिनल के गैस्ट्रिक में आना इतना आसान नहीं है जितना
गैस्ट्रिक के एसोफेगस में जाना, और जिसको आप फिर बैरेट आगे बोलोगे एसोफेगस। द पाइलोरिक इज़ फाउंड बाय पाइलोरिक कैनाल। द सर्कुलर कोट ऑफ द स्टमक इज़ मच थिकर and form the anatomic and physiological sphincter. Blood supply the right and left gastric artery, supply the lesser curvature, right gastric is gastroepiplex, supply the greater curvature, lesser curvature, greater curvature, short gastric artery derived from the splenic artery from the splines। अच्छा, ये आ गई हमारी पिक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है जिसका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये आपका ग्रेटर कर्वेचर हो गया, ये आपका लेसर कर्वेचर हो गया, ये आपकी सीलिक आर्टरी होगी। ठीक है, सीलिक आर्टरी कहाँ से निकल रही है? आपके एब्डोमिनल अयोटा की। अब एब्डोमिनल अयोटा की, इसका भी एक एमसीक्यू है कि भाई सीलिक आर्टरी फर्स्ट आर्टरी है एब्डोमिनल अयोटा की, तो आंसर इज़ नॉट। ठीक है, फर्स्ट आर्टरी एब्डोमिनल अयोटा की है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। लेकिन अगर उन्होंने पूछा हो फर्स्ट पेयर्ड आर्टरी ऑफ द एब्डोमिनल अयोटा, इट इज़ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। अगर पूछे फर्स्ट सिंगल और unpaired artery of the abdominal aorta is celiac artery। ठीक है, अनपेयर्ड वन फर्स्ट। लेकिन अगर पूछें जो सबसे पहले कौन सी निकल रही है, उन्होंने ना पेयर का वर्ड यूज़ किया हो ना अनपेयर का वर्ड यूज़ किया हो, तो फर्स्ट जो है वो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है। ठीक है, अच्छा, जो सीलिक आर्टरी निकल आई, अब जो ब्रांचेस बहुत सारी निकल रही हैं वो निकल रही हैं सीलिक आर्टरी की। और सीलिक आर्टरी के अंदर से क्या निकलता है? सीलिक आर्टरी के अंदर से निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये निकली लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसने आगे जाके लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने हमारे पास दी है एसोफिजियल आर्टरीज़ जो एसोफेगस को जा रही हैं। ठीक है, और उसने लेफ़्ट जो लेसर कर्वेचर है उसके थ्रू रन किया है, और थ्रू रन करके उसने लेसर कर्वेचर का अपर पार्ट को सप्लाई किया है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने। ठीक है, अब जो ये जो सीलिक आर्टरी है ना, सीलिक आर्टरी आगे से निकाल रही है एक मेजर हेपेटिक आर्टरी, जिसको आप बोल सकते हो हेपेटिक प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, या जो भी कुछ लोग इसका डिफरेंट लोग नाम लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गई, या कुछ लोग इसको कॉमन हेपेटिक आर्टरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको कुछ लोग कहते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी या सिंपल हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो निकली है या हेपेटिक आर्टरी जो निकली है, इसने आगे से ब्रांचेस क्या दी हैं? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी दे दी है इसने। ठीक है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के बाद इसने एक और हेपेटिक आर्टरी दे दी है। ठीक है, और इसके बाद इसने साथ हेपेटिक आर्टरी के अंदर से जो राइट हेपेटिक आर्टरी है वो देती है सिस्टिक आर्टरी, और ये साथ लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है। ठीक है,